हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, संग्रहण के कार्य। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम संग्रहण के कार्य और उसके प्रकार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। संग्रहण के कार्य, फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। संग्रहण या भंडारगृह आज व्यवसाय का एक अटूट अंग बन चुका है। यह समय एवं स्थान उपयोगिता का सृजन करके व्यवसाय के स्वामियों की सहायता करता है। वेयर हाउसिंग इज अ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ बिजनेस। इट क्रिएट्स प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी फॉर बिजनेस ओनर्स। Its function are as follow. नंबर 1, समय उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। भंडारगृह वस्तुओं में समय उपयोगिता का सृजन करते हैं। बहुत सी वस्तुएं एक विशेष समय पर ही उपलब्ध होती हैं, जबकि उनका उपभोग पूरे वर्ष तक रहता है। जैसे बच्चों, आजकल आप देख रहे हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में सेब तैयार होकर के बगीचों से तोड़े जाते हैं और मार्केट में आते हैं। लेकिन सेब हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स की शॉप्स हैं उनमें पूरे वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। इसी तरह से हमारे किचन का एक अभिन्न पार्ट है चीनी, शुगर। आप देखते हैं सुबह उठते ही चाय, दूध, उसके लिए शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। तो मैं आप बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो शुगर है उसका उत्पादन फैक्ट्रियों में नवंबर से लेकर के मार्च महीने तक होता है, लेकिन चीनी हमारे घरों में या दुकानों में पूरे वर्ष भर रहती है। तो उत्पादन और उपभोग के समय के अंतर तक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य भंडारगृह द्वारा ही किया जाता है। तो पहला काम क्या हो गया भंडारगृह का, कि यह समय उपयोगिता का सृजन करता है। यानी जब तक वस्तुओं को हमने उपयोग में लाना है, उस उपयोग तक उन वस्तुओं को संभाल करके सुरक्षित रखना इसका काम है, इसका भंडारगृह का। नंबर 2, मांग एवं पूर्ति में समन्वय, इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई। जब कभी बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो अतिरिक्त वस्तुओं को भंडारगृह में रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गोदाम से या भंडारगृह से निकाल करके वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। यानी जब डिमांड कम है तो संभाल करके सुरक्षित सुव्यवस्थित तरीके से कहाँ रख देंगे, गोदाम में। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो वहां से उस माल को निकालेंगे, उन वस्तुओं को निकालेंगे और जो उनकी मांग कर रहा है उसकी पूर्ति कर देंगे। तो इस प्रकार वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में तालमेल स्थापित करने का कार्य भी संग्रहण द्वारा किया जाता है। नंबर 3 है शीघ्र नाशवान वस्तुओं का संग्रहण, स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। शीघ्र नाशवान वस्तुएं कौन सी हुई? जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें नमी ज्यादा है। तो नमी वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं या दूध, डेयरी की जो हमारी वस्तुएं हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए शीत संग्रहालय यानी कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखकर लंबे समय तक उनका प्रयोग संभव बनाया जाता है। यानी कोल्ड स्टोर, जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं उनको कहाँ रखा जाता है? कोल्ड स्टोर में। जैसे हमारे घरों में भी जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं उनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं।
सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, या डायरी जो हमारे पास हैं, डेयरी की जो वस्तुएं हैं, दूध, दही, है ना, इन पनीर, इनको हम कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है। या खाने पीने वाली जैसे दाल बना के रखी या सब्जी बना के रख दी, है ना, तो कल सुबह तक उसको हम यूज कर सकते हैं। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं का भी संग्रहण किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके। नंबर 4 है मूल्यों में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। प्रत्येक उत्पादक तथा निर्माता यह चाहता है कि उसके माल का उचित दाम प्राप्त हो। उत्पादन के समय यदि अतिरिक्त माल बाजार में आ जाए तो हमें पता है कि माल के जो दाम है वो कम हो जाते हैं, मूल्य कम हो जाते हैं, क्योंकि पूर्ति मांग की अपेक्षा जो अधिक होने से मूल्य गिर जाते हैं। दूसरी ओर जब उत्पादन नहीं होता तब माल की अतिरिक्त मांग के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। अतिरिक्त उत्पादन के समय माल को गोदाम में रखकर मूल्यों में स्थिरता लाई जाती है, यानी स्टेबिलिटी लाई जाएगी। जब ज्यादा उत्पादन हो गया उसको स्टोर में रख देंगे या भंडार गृह में रख देंगे, वेयर हाउस में रख देंगे, ठीक है। और जब उनकी डिमांड आएगी तो मार्केट में उन्हें भेज दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो भंडार गृह हैं ये मूल्यों में स्थिरता लाने का काम करते हैं। नंबर 5 है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। व्यापारी को रुपए की आवश्यकता पड़ने पर गोदामों में रखे गए माल को जमानत के रूप में रखकर बैंक से लोन लिया जा सकता है। यदि व्यापारी लोन के भुगतान में असमर्थ होता है तो बैंक गोदाम में रखे गए माल को बेच करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। और हाँ, सरकारी गोदाम में अगर सामान रखा है, माल रखा है, वस्तुएं रखी है, तो केवल सरकारी गोदाम की जो रसीद है जो उन्होंने दी है कि इतना माल इस व्यापारी का गोदाम में है, तो उस रसीद को दिखा करके ही बिना किसी औपचारिकता के आसानी से लोन मिल जाता है। नंबर 6 है कच्चे माल का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। प्यारे बच्चों, ऐसा कच्चा माल जिसका उपयोग पूरे वर्ष तक होता है लेकिन उत्पादन किसी विशेष समय पर ही होता है, फसल केस में संग्रहालयों में सुरक्षित रख लिया जाता है। जैसे फसलें तैयार हुई, ठीक है, हमें पता है कि फसलें तो किसी विशेष मौसम में तैयार होगी। जैसे आजकल मक्की तैयार हो रही है, तो मक्की तैयार हो गई तो ज्यादा उत्पादन हो गया तो मक्की को हम कहाँ रख लेंगे भाई? कॉर्न्स को कहाँ रख लेंगे? गोदाम में रख लेंगे, ठीक है। और फिर उस मक्की से कॉर्नफ्लेक्स बनाना, मक्की का आटा तैयार करना, कुरकुरे बनाना, है ना, ये पूरा वर्ष तक काम चलता रहता है। तो वहां से निकालेंगे, यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से और कच्चा माल जैसा गन्ना है, गन्ने से चीनी बनाना, ठीक है, या फिर कॉटन है, कॉटन से कपड़ा बनाना, ये सारी चीजें हैं जो विशेष मौसम में तैयार होती है। तो एक कच्चा माल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, इसको कहाँ रख देंगे बच्चों? गोदाम में, वेयर हाउस में रख देंगे ताकि उनके प्रयोग तक ये कच्चा माल जो है वो सुरक्षित रहे। लास्ट पॉइंट है नंबर 7, तैयार माल का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसा बहुत कम होता है कि सभी निर्मित वस्तुएं एक ही समय पर बनते ही बिक जाए। ऐसे कोई हॉट केक्स तो है नहीं, जलेबी पकौड़े तो है नहीं कि कढ़ाई से निकला और सोल्ड कर दिया, बेच दिया, ठीक है ना। सारी वस्तुएं तो ऐसी है नहीं, गर्मा गर्म समोसे कढ़ाई से निकले उसी टाइम बिक गए। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो आज उत्पादित होंगी तो उनकी जो बिक्री है, हो सकता है साल के बाद, 6 महीने के बाद आपके हाथ में कई इस तरह की वस्तुएं आती हैं। उनकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं तो उनमें लिखा होता है कि 2020, दिसंबर 2020, लेकिन बिक कब रही है भाई? सितंबर 2021 में, ठीक है। तो अब तक वो वस्तुएं कहाँ थी? गोदाम में थी, तभी वो सुरक्षित थी। नहीं तो उनको कीड़े मकोड़े या कोई और चीजें, ठीक है, इंसेक्ट्स या कोई और चीजें उनको खराब कर सकती थी। तो
तैयार माल को भी हम सुरक्षित गोदामों में रखते हैं। तो इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भंडारगृह में भेज दिया जाता है। यदि भंडारगृह की सेवा उपलब्ध ना हो तो ऐसा अतिरिक्त उत्पादन सुरक्षा के अभाव में शीघ्र नष्ट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा संग्रहण के कार्य, फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। प्यारे बच्चों, एक इमेज आप देख रहे हैं, एक गोदाम है जहां पर जो सरकारी गोदाम है FCI का, जहां पर अनाज रखा गया है। ढेर आप देख रहे हैं बढ़िया तरीके से। अगर बारिश होती है तो इसको कवर कर दिया जाता है ताकि बारिश से खराब ना हो। इसी तरह से एक और वेयर हाउस का इनर फोटो आप देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, जिसमें लहसुन है, प्याज है, आलू है, वो रखा गया है। इसी तरह से एक और इमेज प्यारे बच्चों आप संग्रहालय की, गोदाम की देख रहे हैं, जिसमें रैक्स बने हुए हैं और रैक्स में सुव्यवस्थित तरीके से सिस्टेमेटिकली जो है वो सामान, उत्पादित सामान रखा गया है। और जो वेयर हाउस के कर्मचारी हैं उस सामान की काउंटिंग कर रहे हैं या देख रहे हैं कि वो सामान कितना अंदर है, कितना बाहर गया, ये इसमें काउंटिंग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला आज का हमारा टॉपिक है भंडारगृह या संग्रहालय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो प्यारे बच्चों, माल के संग्रहण के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जो माल है उसको हमने गोदाम में रखना है, रखने का कारण अलग अलग हो सकता है। जैसा कहीं पर केवल सरकार द्वारा भंडार किया जाता है, तो कहीं पर निजी व्यक्तियों द्वारा, कहीं पर माल भंडारण का उद्देश्य बैंक सहायता प्राप्त करना हो सकता है, तो कहीं पर शीघ्र नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना। इस प्रकार संग्रहालयों को संग्रहण की प्रकृति के अनुसार 5 भागों में बांटा जाता है, जिनमें नंबर 1 है सरकारी भंडारगृह, गवर्नमेंट वेयर हाउस। वे भंडारगृह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या निगमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी माल का भंडारण करना होता है। जैसे FCI, हमारे डिपुओं में जो सामान आता है, डिपो आप जानते हैं जहाँ से हमें सस्ता राशन मिलता है, राशन कार्ड दिखा करके, तो इन डिपुओं में जो सामान आता है वो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त होता है। तो ये जो सामान है जिसमें चीनी, चावल, आटा, तेल, दालें, ये सारा जो सामान है सरकारी गोदामों में रखा जाता है, ठीक है। तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा इस उद्देश्य से गोदाम बनाए जाते हैं। गोदाम सरकार बनाती है और सरकार अपना सामान वहां पर सुरक्षित रखती है। नंबर 2 है निजी भंडारगृह, प्राइवेट वेयर हाउस। ये भंडारगृह व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए बनाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी तथा निजी ना होकर के इन अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं। समय पर क्रय किया गया या निर्मित किया गया माल या अतिरिक्त माल इनमें स्टोर किया जाता है। इन भंडारगृहों में अन्य व्यापारियों को माल रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जो निजी लोग हैं अपना सामान ही वहां पर रखेंगे। नंबर 3 है सार्वजनिक भंडारगृह, पब्लिक वेयर हाउस। ये भंडारगृह सरकार अथवा किसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी अथवा निजी ना होकर के सार्वजनिक होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनका लाभ उठा सकता है। इनमें सरकार भी सामान रख सकती है, निजी लोग भी रख सकते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा निश्चित जगह या निश्चित माल के लिए किराया निर्धारित कर दिया जाता है। यह आकार में बहुत बड़े होते हैं। निजी लोग भी वहां पर रखेंगे, सरकार भी रख सकती है और उसके बदले में किराया जो वो लिया या दिया जाता है। नंबर 4 है सहकारी भंडारगृह, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कुछ व्यक्ति मिलकर आपसी लाभ के लिए एक समिति की स्थापना करते हैं। इस समिति को सहकारी समिति कहा जाता है। जब सहकारी समिति द्वारा
सदस्यों के प्रयोग के लिए भंडारगृह बनाए जाते हैं तब इन्हें सहकारी भंडारगृह कहा जाता है। समिति से बाहर के व्यक्ति भी कुछ अधिक किराए का भुगतान करके इनका लाभ उठा सकते हैं। जो सहकारी समितियां वो तो सामान रखेंगे, लेकिन उनके लिए जो किराया होगा वो क्या होगा भाई, कम होगा। लेकिन अगर कोई निजी लोग या सरकार इन गोदामों में, किन में, सहकारी कोऑपरेटिव वेयर हाउस में अगर माल रखना चाहते हैं तो उसका जो किराया है वो ज्यादा होता है। फिफ्थ एंड लास्ट है बंधक भंडारगृह, बॉन्डेड वेयर हाउस। ये एक विशेष प्रकार के भंडारगृह होते हैं। इनका उद्देश्य सामान्य भंडारगृहों से कुछ अलग होता है। इनका उद्देश्य माल को सुरक्षित रखना नहीं बल्कि करों का भुगतान ना करने के कारण सरकारी अधिकारियों के द्वारा माल को रोककर यहाँ पर रख लिया जाता है। बंधक भंडारगृह का जो संबंध है दो तरह के करों से होता है, एक उत्पादन शुल्क और एक सीमा शुल्क। अगर उत्पादन शुल्क का भुगतान कोई व्यापारी नहीं कर रहा है तो उसके माल को बंधक बना लिया जाता है, या फिर सीमा शुल्क किसी दूसरे देश से सामान मंगवाया है, माल मंगवाया है और सीमा शुल्क का भुगतान करने में वो व्यापारी असमर्थ है तो सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके माल को बंधक बना लिया जाता है उस समय तक जब तक वो शुल्क का या कर का भुगतान नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, ये थे संग्रहालय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउसेस, जिनमें नंबर 1 सरकारी भंडारगृह गवर्नमेंट वेयर हाउस, नंबर 2 निजी भंडारगृह प्राइवेट वेयर हाउस, नंबर 3 सार्वजनिक भंडारगृह पब्लिक वेयर हाउस, 4th सहकारी भंडारगृह कोऑपरेटिव वेयर हाउस और लास्ट है बंधक भंडारगृह यानी बॉन्डेड वेयर हाउस। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस तरह से खत्म हुआ। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।